वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब है कि जो वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जीव हैं उनको किस आधार पे डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग प्रकार में के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम जो जीव हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जीव ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम एक जीव को रखते हैं। यानी जीव किसे कहते हैं कि जीवों के क्या क्या गुण हैं। तो एक निर्जीव होता है, एक सजीव है। तो वैसे ही जीवों के क्या क्या गुण हैं। तो जीव वो होंगे जिनकी जो बॉडी है यानी जिनका जो शरीर है वो कोशिका से बना होगा, यानी कि जिनकी बॉडी है वो सेल्यूलर बॉडी होगी, कोशिका से निर्मित होगी। और सेकंड जो है उसमें मेटाबॉलिज्म पाई जाएगी। मेटाबॉलिज्म से मेरा मतलब है उपापचयी क्रियाएं। ऐसे जीव या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें उपापचयी क्रियाएं उपस्थित होती है हम उन्हें जीव कहते हैं। इसके अलावा जो दो और पॉइंट है वो है, एक है रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है ग्रोथ। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन से मतलब होता है अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। तो हर एक जीव जिनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है वो जीव सजीव कहलाते हैं। और ग्रोथ यानी जीवों में ग्रोथ होती है। जैसे हम एक चेयर की बात करें, ठीक है, चेयर निर्जीव है, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, इसमें रिप्रोडक्शन प्रजनन नहीं होगा, इसमें मेटाबॉलिज्म या फिर किसी भी प्रकार की कोई उपापचयी क्रियाएं नहीं होंगी। लेकिन अगर हम किसी प्लांट की या फिर किसी एनिमल की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, उपापचयी क्रियाओं में हम जैसे कि रेस्पिरेशन को काउंट कर सकते हैं। तो उनमें श्वसन, भोजन पचाने की क्षमता, ये सब चीजें मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत गिनी जाती हैं। और उनकी जो बॉडी होगी वो सेल्यूलर होगी, यानी कि कोशिका से बनी होगी। कोशिका किसी भी जीव की इकाई है, यानी किसी भी जीव के शरीर को बनाने के लिए जिस यूनिट का उपयोग या फिर जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसे हम सेल या फिर कोशिका कहते हैं। तो सेल्यूलर बॉडी से मेरा मतलब है कोशिकीय जो शरीर है उससे। तो जीव की ये चार विशेषताएं हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जीव को किस आधार पे बांटा गया है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो जीवों को बांटा वो था एनिमल एंड प्लांट्स। उन्होंने बाह्य आकारिकीय के आधार पे, उन्होंने कोशिकाओं की संरचना के आधार पे और भोजन ग्रहण करने के तरीके, कि उनका भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है, उसके आधार पे दो भागों में पूरे जीव जगत को डिवाइड किया, एनिमिलिया और प्लांटी। तो मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से देख के बताना कि उस बाहर से वो किस तरीके का, कोई भी जीव है वो बाहर से किस तरीके का दिख रहा है। और दूसरा, उसकी कोशिका की संरचना कैसी है। जैसे एनिमल सेल है या फिर जो जंतु कोशिका है उसमें बाहर की तरफ सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल से मेरा मतलब है कोशिका भित्ति। तो कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति का पाया जाना ये पादपों या फिर प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। और जो थर्ड उन्होंने जो क्राइटेरिया या फिर जो बेसिस आधार रखा वो था न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन, किस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और अपनी सेलुलर बॉडी की मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेते हैं उसके आधार पे भी एनिमल और प्लांट्स को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एनिमल न्यूट्रिशन के लिए या फिर भोजन ग्रहण करने के लिए किसी ना किसी रूप में दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। और जो प्लांट है वो प्रकाश की उपस्थिति में, आप सब जानते हो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ से मेरा मतलब है ऑटो यानी स्वयं, ट्रॉफ यानी भोजन। स्वयं के भोजन का निर्माण स्वयं करना, इसे ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ में काउंट होते हैं और एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफ यानी विषमपोषी कहे जाते हैं। तो इस आधार पे सर्वप्रथम जो जीव जगत का क्लासिफिकेशन था वो एनिमल और प्लांट्स
दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया। इसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे विटेकर, इन्होंने 1969 में एक थ्योरी थी, 5 किंगडम थ्योरी। 5 किंगडम यानी 5 जगत प्रणाली, ठीक है। इन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप जो इन्होंने रखा वो था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ एनिमिलिया एंड फिफ्थ जो था वो था प्लांटी। तो इन्होंने जो वर्गीकरण का आधार दिया, यानी इन्होंने पांच जो ग्रुप्स बनाए पूरे जीव जगत को डिवाइड करके, उनका जो आधार था वो एक आधार नहीं होके 4 से 5 आधार इन्होंने लिए। यानी कि कोशिका के प्रकार के आधार पे, कोशिका की संरचना के आधार पे, भोजन के आधार पे, मॉर्फोलॉजी के आधार पे, और इन्होंने जो डिवाइडेशन या फिर क्लासिफिकेशन किया वो था कोशिकाएं कितनी उपस्थित है, यानी कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के आधार पे भी इन्होंने जो ये वर्गीकरण है ये दिया। तो आइए हम इस वर्गीकरण को थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो 5 किंगडम थ्योरी में जो फर्स्ट किंगडम इन्होंने बनाया वो था मोनेरा। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट जीव आएंगे। प्रोकैरियोट से मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका आप सब जानते हो 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये आदिम प्रकार की कोशिका है, यानी प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है। इसमें कोशिकांग नहीं मिलते, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और दूसरा, इनमें क्रोमोसोम तो मिलेगा लेकिन न्यूक्लियस केंद्रक नहीं मिलता, यानी कि केंद्रक सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो इस आधार पे इन्होंने जो मोनेरा है उसको इन 4 किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमिलिया एंड प्लांटी, इन चारों से अलग किया कि जो मोनेरा है उनमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका ही मिलेगी। ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगी हमने उन्हें मोनेरा के अंतर्गत क्लासिफाई या फिर वर्गीकृत कर दिया। और दूसरा जो था इनका वो था यूनिसेल्युलर, यानी कि जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल मिलती हैं या फिर जितने भी प्रोकैरियोट्स मिलते हैं वो सारे एक कोशिकीय होते हैं, यानी उनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। और अब हम आगे बात करते हैं प्रोटिस्टा। तो देखिए प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। इनकी भी बॉडी जो होती है, इनका भी जो शरीर होता है वो एक ही कोशिका से बना होता है, लेकिन इनमें जो कोशिका मिलेगी वो प्रोकैरियोटिक की जगह यूकैरियोट मिलेगी। तो मोनेरा में हमने किसको क्लासिफाई किया? मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया, यानी बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा में आएंगे। और प्रोटोजोआ, जैसे आपने एक प्रोटोजोआ जिसके कारण मलेरिया होता है नाम सुना है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो हमने प्रोटिस्टा के अंतर्गत उसको क्लासिफाई किया है। तो प्रोटिस्टा ऐसा ग्रुप जिसमें सेल तो यूकैरियोटिक मिलेगी, यानी कि ऐसे जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, लेकिन उनका जो शरीर होगा यानी उनकी जो बॉडी होगी वो एक कोशिका से ही बनी होगी। ऐसे जीवों को हमने प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाई किया। तो आइए हम इनमें एक डायग्राम से एक अंतर इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें ये वाली जो कोशिका है ये यूकैरियोटिक है, और ये वाली जो कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और ये जो सेकंड है ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में सिर्फ ये जो डार्क कलर का पार्ट है ये क्रोमोसोम है। ये जो डार्क कलर का पार्ट है ये क्रोमोसोम है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली से युक्त कोई संरचना नहीं है, इसलिए हम इसे केंद्रक नहीं कह के न्यूक्लियस नहीं कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जैसे कि आप यूकैरियोटिक कोशिका में देख रहे हैं, गोल्जिकाए, अंतर्प्रदेश जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं। तो जो मोनेरा आएंगे वो आएंगे
प्रोकैरियोटिक में, यानी कि उनकी जो कोशिका की संरचना होगी वो इस प्रकार की होगी। बाहर की तरफ जो व्हाइट लाइनिंग आपको दिख रही है वो सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति है। उसके अंदर येलो लाइनिंग जो आपको दिख रही है वो है कोशिका झिल्ली, और इसमें बाहर की तरफ कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकली हुई हैं, इन्हें हम पाइलाई कहते हैं। ठीक है, और इस पे कुछ जो ये मध्य में न्यूक्लियोइड है, इसके बाहर कुछ डॉटेड संरचना है, इसे राइबोसोम कहा जाता है। और इधर यूकैरियोटिक कोशिका में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वेल डिफाइंड या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस केंद्रक है। केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है, और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में देखा जाए तो अंतःप्राद्यी जालिका, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंतर्गत हम प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक कोशिका बट एक कोशिकीय जीव, उनको हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। अब आगे जो 3 ग्रुप्स बचे हैं, देखिए आगे जो 3 ग्रुप्स बचे हैं हम यहाँ देख ले, ये है फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। देखिए ये तीनों ही जो ग्रुप है वो मल्टी सेल्यूलर हैं, यानी बहुकोशिकीय हैं। जो हमने इससे पहले 2 पढ़े, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, वो दोनों एक कोशिकीय जीव थे, लेकिन फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी ये तीनों ही मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय जीव हैं। तो फिर इन्हें हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेल्यूलर है तीनों ही, तो इन्हें क्लासिफाई करने के लिए हम आगे और आधार मानते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आधार है वो है न्यूट्रिशन, कि जो फंजाई और एनिमल जो होते हैं वो हिट्रोट्रॉफ यानी विषमपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। लेकिन प्लांटी जो है, उन जैसे ये जो प्लांटी वाला भाग है जिसमें प्लांट्स आते हैं, उनको हम एनिमिलिया और फंजाई से इस आधार पे अलग कर सकते हैं कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो इसके अलावा अब फंजाई और एनिमिलिया, तो फिर इनको कैसे अलग किया जाए कि फंजाई और एनिमिलिया दोनों ही अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और दोनों ही मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय हैं। तो फिर हमने इन दोनों को अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया? तो देखिए कुछ तो ये है कि फंजाई जो है वो मॉर्फोलॉजी में एनिमिलिया के जैसे नहीं होते, यानी कि बाह्य आकारिकी जो इनकी होती है वो एनिमल्स के जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकी जो कोशिका है, फंजाई की जो कोशिका है उसमें सेल वॉल उपस्थित होती है, यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। कोशिका इन तीनों में, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी में, तीनों में ही यूकैरियोटिक मिलेगी, लेकिन फंजाई और प्लांट्स इन दोनों में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, और एनिमिलिया यानी जिसमें एनिमल्स आते हैं उनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी। तो एक बारी हम कैरेक्टर देख लेते हैं कि फंजाई के जो कैरेक्टर है वो ये है कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट यानी कोशिका भित्ति उपस्थित, और इनका जो भोजन लेने का या फिर न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो हेट्रोट्रॉफ, और इनकी जो सेलुलर बॉडी यानी कि जो इनका जो शरीर है वो बहुकोशिकीय होगा। एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल में हेट्रोट्रॉफ विषमपोषी होंगे, लेकिन इनमें सेल वॉल एब्सेंट यानी कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी, और ये भी मल्टी सेल्यूलर होंगे। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ होंगे, यानी कि स्वयं भोजन बनाएंगे, और दूसरा इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होगी। अब प्लांट्स ऑटोट्रॉफ क्यों होते हैं, उसका कारण है इनमें एक विशेष कोशिकांग लवक पाया जाता है, ठीक है, और पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हम इस लवक को क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। जैसे इनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं, वो है इस प्रकार। ये जो ग्रीन कलर वाली सेल है ये प्लांट सेल है, और ये येलो कलर की सेल, दोनों यूकैरियोटिक हैं, लेकिन येलो कलर वाली एनिमल सेल है, और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है वो प्लांट सेल है। तो देखिए प्लांट सेल में सबसे बाहर एक ब्लैक लाइनिंग है, वो है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर एक और ब्लैक लाइनिंग आपको दिख रही है, वो है सेल मेम्ब्रेन। बाकी जितने भी जो कोशिकांग हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, दोनों में अंतर्प्राद्यी जालिका मिलेगी, दोनों में न्यूक्लियस मिलेगा, और गोल्जी बॉडी भी दोनों में मिलेंगे। लेकिन जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो और अंतर है सेल वॉल के अलावा, वो है कि प्लांट सेल के मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका मिलती है,
जिसके कारण इसका जो केंद्रक है वो मध्य भाग में, जैसे कि आप एनिमल सेल में देख रहे हो रेड कलर का बड़ा वो मध्य में उपस्थित है न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे की तरफ खिसका हुआ रहता है इस रिक्तिका के कारण, क्योंकि इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में जो रिक्तिका है वो एब्सेंट होती है। दूसरा, जो क्लोरोप्लास्ट जो विशेष स्ट्रक्चर है, यानी कि जो लवक जो विशेष कोशिकांग है, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो इस आधार पे हमने जो 5 किंगडम थ्योरी है जो कि विटेकर ने 1969 में दी थी, उसके आधार पे पूरे जीव जगत को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें फर्स्ट मोनेरा जो प्रोकैरियोट है, सेकंड प्रोटिस्टा जो यूकैरियोट है लेकिन एक कोशिकीय हैं, फंजाई जो कि मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय हैं लेकिन फिर भी विषम पोषी और जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है, और एनिमिलिया कोशिका भित्ति अनुपस्थित है लेकिन विषम पोषी, और जो प्लांटी हैं वो स्वयं पोषी हैं लेकिन उनमें सेल वॉल प्रेजेंट। अब आगे जो हमारा है वो है फंजाई, कि फंजाई किस तरीके से मिलते हैं। तो फंजाई जो है वो देखिए मशरूम को फंजाई कहा जाता है। ये नमी वाले स्थानों पे पाई जाती है और इस तरीके की छतरी के आकार की दिखती है। इसके अलावा भी फंजाई होते हैं, सिर्फ मशरूम के आकार, ये छतरी के आकार के ही फंजाई नहीं होते, इसके अलावा भी कुछ फंजाई होते हैं जो हम आगे जब पूरा फंजाई माइकोटा पूरा ग्रुप पढ़ेंगे तब देखेंगे। और इसके अलावा जो फंगस है वो देखिए इस तरीके की दिखती है। ये जो ब्लैक स्पॉट है ये फंगस है। आपने देखा होगा कभी अचार में रोटी पे जो फंगस लगी हुई रहती है वो इसी प्रकार की होती है। तो फंगस भी अलग अलग टाइप की है। इसके अलावा अब देखिए 5 किंगडम थ्योरी के अलावा भी एक थ्योरी दी गई जिसे हम 3 डोमेन थ्योरी कहते हैं, जो कि कार्ल वॉस ने प्रतिपादित की। यानी कार्ल वॉस जो थे उन्होंने विटेकर के बाद में एक 3 डोमेन थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने जो मोनेरा ग्रुप था, जो मोनेरा था उससे एक ग्रुप को अलग कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया। यानी हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया पढ़े थे। ये पांचों ग्रुप वैसे के वैसे ही हैं, जस्ट जो मोनेरा था उससे हमने एक ग्रुप अलग निकाल दिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया कि 3 डोमेन थ्योरी में 3 डोमेन बनाए। ठीक है, फर्स्ट जो डोमेन बनाया वो था आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड जो डोमेन बनाया वो था बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को हमने विटेकर के क्लासिफिकेशन में मोनेरा में ही क्लासिफाई किया था, यानी ये दोनों को हमने मोनेरा में ही रखा था। लेकिन कार्ल वॉस ने इन दोनों को मोनेरा से अलग करके आर्कीबैक्टीरिया का एक नया ग्रुप बनाया, और जो तीसरा ग्रुप इन्होंने रखा वो था यूकैरिया। यूकैरिया में इन्होंने चारों ग्रुप जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे उन चारों को क्लासिफाई किया। तो इस तरीके से हमने जो पूरा जीव जगत का क्लासिफिकेशन है कि किस किस तरीके से दिया गया, पहले 2 प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया गया, फिर 5 किंगडम थ्योरी आई, उसके बाद कार्ल वॉस ने 3 डोमेन थ्योरी दी। इस तरीके से पूरे जीव जगत को क्लासिफाई किया गया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स है उनको आगे कैसे कैसे कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।